जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं राजा के दो पुत्र की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का नाम था सूर्यगढ़ और राजा विक्रम उस धरती के सबसे चतुर, न्यायप्रिय और लोकप्रिय सम्राटों में गिने जाते थे। उनकी रियासत दूर दूर तक फैली थी और उनके शासन की मिसालें पड़ोसी राज्यों तक दी जाती थीं। जब वर्षों बाद रानी कल्याणी गर्भवती हुईं, तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। राज्य की जनता को एक उत्तराधिकारी की आशा थी, एक ऐसा राजकुमार जो भविष्य में राज्य की बागडोर संभाले। और जब उस शुभ घड़ी का आगमन हुआ, तो रियासत के कोने कोने से शंखनाद की ध्वनि उठी। राजकुमार चंद्र का जन्म हुआ था। लेकिन उत्सव की यह गूंज ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकी। कुछ ही दिनों में यह राज खुल गया कि नवजात राजकुमार की आंखों में रोशनी नहीं है, वह अंधा है। महल में पहले घबराहट हुई, फिर चिंता, और अंततः धीरे धीरे यह एक न भूलने वाली सच्चाई बन गई। रानी कल्याणी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन राजा विक्रम ने संकल्प लिया कि वह अपने पुत्र को किसी भी सामान्य राजकुमार से अधिक योग्य बनाएंगे। उनके भीतर यह भावना और भी प्रबल थी कि एक अंधा राजकुमार केवल राजमहल का नहीं, पूरे राज्य का अभिमान बन सकता है। चंद्र का पालन पोषण खास तरह से हुआ। उसके लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की गई, जो गंध, स्पर्श और शब्दों के माध्यम से उसे दुनिया से जोड़ना सिखाते। उसके लिए महल के एक हिस्से को पूर्णतः सुरक्षित और व्यवस्थित किया गया, जहां वह खुले मन से चल फिर सके, गिर सके, सीख सके और बढ़ सके। चंद्र ने अपने अंदर एक ऐसी इंद्रिय विकसित की जो केवल विशेष लोगों को प्राप्त होती है। वह हर शब्द के पीछे छिपे भाव को समझ लेता था, हर सांस की धड़कन से पहचान लेता था कि सामने वाला सच्चा है या झूठा। राजा विक्रम ने उसे युद्ध की कला नहीं सिखाई, लेकिन उसके मन और तर्क को तेज करने के लिए राज्य के विद्वानों से शास्त्रार्थ करवाना शुरू कर दिया। चंद्र की स्मृति इतनी तीव्र थी कि वह एक बार सुनी गई बात कभी भूलता नहीं था। जब वह 10 वर्ष का हुआ, तब तक वह महाकाव्यों, न्यायशास्त्र और राज्य के समस्त नियमों का झाता बन चुका था। उसका छोटा भाई सूरज, जो 2 साल बाद पैदा हुआ था और बिल्कुल सामान्य था, चंद्र के बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। चंचल, हट्ठी और शारीरिक युद्धों में माहिर। राजमहल में दोनों भाइयों का मेलजोल अद्भुत था। सूरज चंद्र को महल के बाग बगीचों में ले जाता, वहां के रंगों और दृश्य की कल्पना उसके सामने शब्दों में बुनता, और चंद्र उन वर्णनों को अपनी आंखों के बजाय मन से देखता। धीरे धीरे सूरज को यह महसूस होने लगा कि भले ही चंद्र देख नहीं सकता, लेकिन वह उससे कहीं अधिक गहराई से दुनिया को समझता है। चंद्र को महल से बाहर की दुनिया भी आकर्षित करने लगी। जब वह 16 वर्ष का हुआ, तो उसने राजा विक्रम से आग्रह किया कि उसे प्रजा से मिलने दिया जाए। प्रारंभ में राजा को आशंका थी, लेकिन चंद्र के आत्मविश्वास और तर्क ने उन्हें मना लिया। और फिर पहली बार एक अंधा राजकुमार प्रजा के बीच पहुंचा। वह लोगों की समस्याएं सुनता, केवल आवाज से उनकी उम्र, जाति और सामाजिक परिस्थिति को समझ जाता, और समाधान ऐसा देता कि लोग चकित रह जाते। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि सूर्यगढ़ के कोनों से निकलकर पड़ोसी राज्यों तक पहुंचने लगी। लोग कहते, वो जो नहीं देख सकता वह सत्य देख सकता है, वो जो आंखें नहीं रखता वह आत्मा को पहचानता है। चंद्र अब राजकुमार भर नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, न्याय, विवेक और करुणा का। महल में उपस्थित दरबारियों में कुछ लोग उसे ईर्ष्या की दृष्टि से भी देखने लगे थे। उन्हें यह भय सताने लगा कि एक दिन यही अंधा राजकुमार सिंहासन पर बैठेगा, और तब उनकी चालबाजियों की कोई जगह नहीं रहेगी। चंद्र को इन बातों की भनक थी, लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसकी अंतर्दृष्टि उसे सच और झूठ के बीच फर्क समझा देती थी। एक दिन जब एक दरबारी ने राजा विक्रम से झूठ बोलकर धन हथियाने की चेष्टा की, तो चंद्र ने सभा में खड़े होकर उसके शब्दों का हूबहू दोहराया और प्रमाण सहित झूठ को उजागर कर दिया। राजा ने पहली बार पूरे दरबार में गर्व से घोषणा की, चंद्र भले मेरी आंखों से न देख पाए, लेकिन यह राज्य एक दिन उसकी दृष्टि से चलेगा।
वह मेरा उत्तराधिकारी है और भविष्य में सिंहासन उसी का होगा। ये घोषणा राज्य भर में फैल गई। लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन उसी दिन सूरज ने अपने कक्ष में अकेले बैठे बैठे अपनी तलवार की धार को पैना किया। वह चंद्र से प्रेम करता था, लेकिन अब एक नया बीज उसके मन में पड़ चुका था, प्रतिस्पर्धा का, ईर्ष्या का और शायद सत्ता की भूख का। राजमहल शांत था, लेकिन चंद्र की आत्मा इस मौन में कोई तूफान सुन पा रही थी। उसे झांक था कि भविष्य के रास्ते सरल नहीं होंगे, और यही सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कीं और कल्पना में वह सिंहासन देखा जो अभी दूर था, लेकिन शायद बहुत निकट भी। सूर्यगढ़ की सीमा से बहुत दूर पर्वतीय प्रदेश सूर्यवती पर एक और साम्राज्य राज करता था, चंद्रगिरी। वहां की राजकुमारी सूर्यलेखा अपने सौंदर्य, बुद्धि और रहस्य से प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि उसकी मुस्कान में मोहिनी मंत्र है और उसकी आंखों में किसी गहरी चाल की चमक। बहुत कम लोगों ने उसे पास से देखा था, लेकिन जिन लोगों ने देखा था वे उससे अलग नहीं हो पाए थे। उसके जीवन के विषय में अनेक किस्से प्रचलित थे। कभी कहा जाता कि वह योगिनी है, तो कभी कोई उसे तांत्रिक बताता। पर सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन सूर्यगढ़ की सीमा पर एक रथ रुका, जिसकी सवारी अत्यंत भव्यता से सजी हुई थी। उसकी पालकी से उतरते ही सूर्य की किरणें उसके मुख पर पड़ीं और उसकी सुनहरी आंखें जैसे हर दिशा को अपने आकर्षण में खींचने लगीं। यह सूर्यलेखा थी। उसने स्वयं को चंद्रगिरी की शांति दूत बताकर दरबार में प्रवेश मांगा। राजा विक्रम, जो सदा से शांति और मित्रता के पक्षधर थे, ने उसे ससम्मान राजमहल में ठहरने की अनुमति दे दी। राजमहल में उसके आने के बाद जैसे कुछ बदलने लगा। जहां पहले सूरज पूरे महल में चहकता रहता था, अब वह गहराई से सोचने लगा। सूर्यलेखा की उपस्थिति ने उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वह पहले नहीं समझता था। स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और अधिकार। चंद्र, जो अपने अभ्यास और चिंतन में लीन रहता था, ने भी सूर्यलेखा की उपस्थिति को अनुभव किया। वह उसकी चालों को भांप नहीं सका, पर उसकी आवाज में छुपे दोहरे भावों को जरूर महसूस करता गया। सूर्यलेखा ने महल के हर कोने में धीरे धीरे अपने प्रभाव का जाल फैलाना शुरू कर दिया। पहले वह रानी कल्याणी की सेवा में रही, फिर राज्य की अन्य राजकन्याओं और महिलाओं में अपनी जगह बनाई। वह इतनी कुशल थी कि कोई उसकी चालाकियों को चालाकी नहीं समझ पाया। चंद्र के बारे में वह प्रकट में बड़ी श्रद्धा और करुणा से बात करती, पर पीठ पीछे वह दरबारियों से कहती, राज्य को ऐसा राजा चाहिए जो देख सके, जो युद्ध कर सके, जो शत्रुओं को परख सके। उसके शब्द नर्म होते, पर उनके पीछे एक तीव्र झर छिपा होता। एक दिन सूरज और सूर्यलेखा महल के उद्यान में अकेले थे। चंद्र वहीं पास की छाया में बैठा ध्यान कर रहा था। सूरज ने सूर्यलेखा से पूछा, क्या तुम समझती हो कि चंद्र एक दिन अच्छा राजा बन पाएगा? सूर्यलेखा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा भाई दिव्य है, लेकिन राज्य केवल ज्ञान से नहीं चलता, शक्ति से भी चलता है। तुम्हारी आंखों में वह तेज है जो सिंहासन को चाहिए। यही वाक्य सूरज के हृदय में बैठ गया। उस रात उसने पहली बार स्वप्न में स्वयं को सिंहासन पर बैठा देखा, बिना चंद्र के। चंद्र को अब हर तरफ से भ्रम की आहट सुनाई देती। दरबारियों के व्यवहार में परिवर्तन था। रानी कल्याणी अधिक चुप रहने लगी थीं और राजा विक्रम की तबीयत भी अस्वस्थ रहने लगी थी। सूर्यलेखा अब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में रुचि लेने लगी थी। वह दरबार में सलाह देने लगी, अपनी राय रखने लगी और विशेष रूप से सूरज को आगे बढ़ाने का समर्थन करने लगी। एक दिन उसने सूरज से कहा, राज्य को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम सदा अपने भाई की छाया में रहोगे? क्या अंधा व्यक्ति इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा कर पाएगा? सूरज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मौन ने सब कुछ कह दिया। उस रात चंद्र ने अपने विश्वासी सेवक वामन को बुलाया। वामन बचपन से उसके साथ था और एकमात्र व्यक्ति था जिसे चंद्र आंखें बंद करके विश्वास करता था। वामन, उसने कहा, इस महल में कोई ऐसा आया है जो शब्दों के पीछे तलवार छिपा रहा है। मुझे लगता है सूर्यलेखा का आगमन संयोग नहीं था, उसे भेजा गया है। पर किसके द्वारा? वामन ने कहा, महाराज, वह अत्यंत चतुर है। उसकी चालें सीधी नहीं, गोल हैं, लेकिन मैं उसकी निगरानी करूंगा। इधर सूर्यलेखा अब हर रोज सूरज से मिलती,
उसे युद्ध विद्या सिखाने वाले गुरुओं से मिलवाती और गुप्त रूप से राज्य के सैनिकों में उसकी छवि बनवाने लगी। लोग कहने लगे, सूरज ही असली राजकुमार है। धीरे धीरे जनता के बीच यह भावना फैलने लगी कि सूर्यलेखा और सूरज एक दिन विवाह करेंगे और वही जोड़ी राज्य का नेतृत्व करेगी। एक रात जब महल गहरे अंधकार में डूबा था, चंद्र महल की छत पर अकेला बैठा था। वामन ने आकर चुपचाप उसके पास कुछ कागज रखे। ये उन पत्रों की नकलें थीं जो सूर्यलेखा ने अपने राज्य चंद्रगिरि को भेजे थे। राजनीतिक गठजोड़, सैनिकों की गतिविधियां और सबसे महत्वपूर्ण एक षड्यंत्र, जिसके अंतर्गत चंद्र को सिंहासन से हटाकर सूरज को राजा बनवाने की योजना थी। चंद्र ने पत्रों को हाथ से छुआ, उन्हें सूंघा और अपने मन में हर शब्द को जला दिया। वह जान गया था कि अब वह केवल एक अंधा राजकुमार नहीं, बल्कि एक संभावित शिकार है। लेकिन वह चुप रहा। उसने वामन से कहा, इन पत्रों को अभी किसी को मत दिखाना। एक समय आएगा जब सत्य अपने आप उजागर होगा। सूर्यलेखा का छल जितना गहरा है, उसका अंत उतना ही तेज होगा। राजमहल शांत था, लेकिन भीतर की दीवारें अब सच्चाई की गूंज से कांप रही थीं। सूर्यलेखा मुस्कुरा रही थी, सूरज भ्रमित था और चंद्र अंधेरे में भी साफ देख रहा था। अब शुरू होने वाला था एक ऐसा खेल जहां चालें शब्दों से नहीं, नियति से चली जाएंगी। महल की दीवारों में सन्नाटे की एक रहस्यमयी सरसराहट घुलने लगी थी। बाहर से भले ही राजमहल वैभव और शांति का प्रतीक लगता, पर भीतर एक षड्यंत्र अपनी जड़ों को गहराई से फैला रहा था। सूर्यलेखा अब केवल एक राजकुमारी नहीं रही थी, वह महल के लगभग हर महत्वपूर्ण स्तंभ से जुड़ चुकी थी। सूरज का आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और चंद्र के लिए लोगों की श्रद्धा में धीरे धीरे शंका घुल रही थी। सूर्यलेखा ने अपने प्रभाव से राजदरबार के कई मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया था। वह उनकी पत्नियों से मित्रता करती, बच्चों को उपहार देती और गुप्त रूप से उन्हें इस बात के लिए तैयार करती कि आने वाला राजा चंद्र नहीं, बल्कि सूरज होना चाहिए। कुछ मंत्री पहले हिचके, पर फिर उन्होंने यह तर्क स्वीकार कर लिया कि एक अंधा राजा शत्रुकाल में राज्य को संभाल नहीं पाएगा। इसी विचारधारा को लेकर उन्होंने राजा विक्रम पर दबाव बनाना शुरू किया। राजा विक्रम इन बातों से भीतर ही भीतर टूट रहे थे। चंद्र उनका ज्येष्ठ पुत्र था, शांत, ज्ञानवान और संयमी। पर विक्रम को यह भी झांत था कि राज्य की रक्षा केवल ज्ञान से नहीं होती, कभी-कभी तलवार भी चलानी पड़ती है। वह द्वंद्व में जीने लगे थे। हृदय चंद्र की ओर था, पर राजनीति उन्हें सूरज की ओर ढकेल रही थी। इसी बीच एक खास योजना बनाई गई, सिंहासन की साजिश। योजना यह थी कि चंद्र की योग्यता को सार्वजनिक रूप से कमजोर सिद्ध किया जाए, ताकि जनता स्वयं उसे राजा मानने से इनकार कर दे। इसका पहला चरण था राज दरबार का सार्वजनिक परीक्षण। एक दिन महाराज ने घोषणा की कि दोनों राजकुमारों की परीक्षा ली जाएगी, जनता के सामने। ये परीक्षा युद्ध कौशल, निर्णय क्षमता और नेतृत्व की होगी। इस विचार का बीज सूर्यलेखा ने ही रोपा था। दरबारियों ने इसे राजा की पारदर्शिता का प्रतीक कहा, पर असल में यह एक साजिश थी, चंद्र को नीचा दिखाने की। चंद्र ने बिना विरोध के यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने केवल वामन से कहा, जब सूर्य की किरणें तेज होती हैं, तो वह अंधेरे को नहीं मिटाती, केवल उसे और गहरा करती हैं। परीक्षा के दिन पूरा राजमहल जनता से भर गया। दोनों राजकुमारों को अलग अलग दल दिए गए और उन्हें एक काल्पनिक युद्ध का संचालन करना था। सूरज ने पूरे उत्साह और शक्ति से नेतृत्व किया। उसकी रणनीति में आक्रामकता और उत्साह था। जनता उसकी तलवारबाजी देखकर जयकार कर उठी। वहीं चंद्र ने अपनी आंखों से नहीं, अपने मन और कानों से युद्ध का संचालन किया। उसने अपने सैनिकों को शांत रहकर दुश्मन की चालों को भांपने की आज्ञा दी और फिर एक-एक करके उन्हें बिना हानि के परास्त किया। उसकी योजना अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थी, परंतु धीमी थी। भीड़ को वह तेजी नहीं दिखी जो सूरज ने दिखाई थी। परीक्षा समाप्त हुई और दरबार में कुछ ही लोग थे जिन्होंने स्वीकार किया कि चंद्र की रणनीति अधिक संतुलित थी। बाकी सभी ने सूरज को विजेता घोषित किया। राजा विक्रम ने गहराई से दोनों की योजनाओं को देखा, पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। इस बीच सूरज ने अपनी विजय पर मौन रहना चुना,
लेकिन सूर्यलेखा ने गुप्त रूप से यह संदेश फैलाना शुरू कर दिया कि चंद्र अब अयोग्य हो चुका है। साजिश का दूसरा चरण शुरू हुआ, चंद्र को अपराधी दिखाने की। एक रात महल के शस्त्रागार में आग लगी। यह एक सुनियोजित योजना थी। किसी ने चोरी छिपे आग लगाई और दोष चंद्र के एक सेवक पर डाल दिया गया। जब उस सेवक को बंदी बनाया गया तो उसने स्वीकार किया कि उसे आदेश चंद्र से ही मिला था। यह झूठ था, परंतु इतनी कुशलता से तैयार किया गया था कि राजा विक्रम भी चौंक गए। राजा ने चंद्र को बुलाया और उससे स्पष्ट प्रश्न पूछा, क्या यह सच है? चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, पिता, मैंने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि मेरा होना कुछ लोगों को असहनीय हो गया है। विक्रम को यह उत्तर और भी दुखदाई लगा। एक ओर उनका पुत्र झूठ के घेरे में फंस रहा था, दूसरी ओर उनका छोटा पुत्र अब जननायक बन चुका था। राजमहल के गलियारों में अब फुसफुसाहटें तेज हो चुकी थीं। राजा को उत्तराधिकारी घोषित करना ही होगा, और सबसे अधिक नाम लिया जा रहा था सूरज का। लेकिन चंद्र चुप नहीं बैठा। उसने वामन के साथ मिलकर उस सेवक की जांच शुरू करवाई, और जल्द ही पता चला कि वह सेवक सूर्यलेखा की ओर से कई बार संदेश ले जाता था। चंद्र ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर अपने पिता के सामने सेवक को पेश किया और केवल इतना कहा, मैं चाहूं तो सच सामने ला सकता हूं, पर मैं राज्य को कलंकित नहीं करना चाहता। यदि आपको लगता है कि सिंहासन के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूं, तो मैं स्वयं पीछे हट जाऊंगा। उसका यह वाक्य महल में गूंज गया। राजा विक्रम स्तब्ध थे। जनता भी यह सुनकर दुविधा में पड़ गई। जिस व्यक्ति को वे अयोग्य मान बैठे थे, वह स्वयं सिंहासन छोड़ने को तैयार था। लेकिन साजिश वहीं नहीं रुकी। सूर्यलेखा और सूरज अब अंतिम वार की तैयारी में थे। राजा विक्रम की हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें सूरज को उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था, और इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। राजा विक्रम को दवा के बहाने एक ऐसा पेय देना जिससे उनकी स्मृति अस्थायी रूप से भ्रमित हो जाए। सूर्यलेखा ने कहा, बस एक हस्ताक्षर और सब खत्म। फिर यह राज्य, यह राजमहल और यह सिंहासन सब तुम्हारा होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, उस रात्रि महल की दीवारों के पीछे चंद्र सब सुन रहा था। एक अंधा व्यक्ति भी जब सच के प्रकाश में खड़ा होता है, तो दुनिया की सारी चालें उजागर हो जाती हैं। सिंहासन की साजिश अंतिम मोड़ पर थी। एक ओर छल, दूसरी ओर चरित्र। और बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो न सूर्यलेखा ने सोचा था, न सूरज ने। केवल चंद्र, जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन दृष्टि सबसे गहरी थी। राजमहल के भीतर जहां हर कोई या तो भ्रमित था या किसी पक्ष में बंट चुका था, वहीं एक चेहरा ऐसा था जो न तो सूर्यलेखा के जाल में फंसा था, न ही सूरज की जय जयकार में शामिल हुआ था। वह था राजमंत्री शमशेर। वर्षों से राज्य के नीति निर्माण में संलग्न यह वृद्ध मंत्री हर चाल को शांत चित्त से देख रहा था। वह जानता था कि चंद्र में कोई दोष नहीं, बल्कि दोष उस व्यवस्था में है जो चमकते हुए व्यक्तित्व को ही राजा मान बैठती है। शमशेर को चंद्र के भीतर वह स्थिरता और नैतिक बल दिखाई देता था जो एक राजा में होना चाहिए। उसने अब ठान लिया कि चंद्र को इस झूठे षड्यंत्र से बाहर निकालना ही होगा, और साथ ही राज्य को सूर्यलेखा की साजिशों से मुक्त करना होगा। पर वह जानता था कि सीधे टकराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूरज और सूर्यलेखा अब जनता और दरबार के बड़े हिस्से पर हावी हो चुके थे। चालाकी से ही यह खेल खेला जा सकता था। शमशेर ने पहले एक योजना बनाई। राजमहल के सेवकों में से दो को अपने विश्वास में लेकर सूर्यलेखा की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा। उन्होंने सूर्यलेखा के कमरे में एक विशेष कलश रखा, जिसमें एक अत्यंत दुर्लभ सुगंधित जड़ी थी, जो केवल वहीं पाई जाती थी जहां विषैले पौधे उगते हैं। ये जड्डी शरीर की गर्मी को तीव्र कर देती थी और उपयोगकर्ता को भ्रम की अवस्था में डाल सकती थी। यह एक संकेतक था। यदि राजा विक्रम को सूर्यलेखा के द्वारा कुछ ऐसा पेय पिलाया गया जिसमें यह जड़ी हो, तो राजा की शारीरिक भाषा से ही पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों में शमशेर को संकेत मिला। राजा विक्रम की आंखें भारी रहतीं। वे कुछ निर्णयों पर बार बार सोचते और कई बार पिछले आदेश भूल जाते। शमशेर ने समझ लिया कि सूर्यलेखा की योजना चालू हो चुकी है। उसने तुरंत वामन से मिलकर यह बात चंद्र तक पहुंचाई। चंद्र शांत रहा, पर उसका हृदय जल उठा।
अब शमशेर ने दूसरी योजना रची। राजमहल के पुराने कागजों में से एक ऐतिहासिक पत्र खोज निकाला, जिसमें लिखा था कि राज्य के राजा को चुनने का अंतिम अधिकार केवल एक नहीं, 3 वरिष्ठ नायकों के पास होता है: राजगुरु, राजसेनापति और राजपुरोहित। यह नियम कभी लागू नहीं किया गया था, पर अब समय था इसका प्रयोग करने का। शमशेर ने इन तीनों को चुपचाप बुलाया और उन्हें चंद्र और सूरज के विषय में निष्पक्ष रूप से विचार करने को कहा। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने 2 सप्ताह तक दोनों राजकुमारों के कार्यों, वाणी और जनसमर्थन का गुप्त निरीक्षण किया। राजपुरोहित चंद्र की विनम्रता से प्रभावित हुए, राजगुरु उसके गहरे ज्ञान से और सेनापति उसकी समझदारी से। लेकिन सूरज की लोकप्रियता, साहस और जनता में पकड़ से भी वे अचंभित थे। अंततः वे भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, और अब यही भ्रम शमशेर को चाहिए था। उसने तीसरी चाल चली। राजमहल में एक अजीब किस्सा फैलाया गया कि राजमहल में कोई अदृश्य रक्षक है जो सत्य को उजागर करेगा। यह किस्सा धीरे धीरे लोगों में रोमांच जगाने लगा। फिर एक रात शमशेर ने एक योजना के तहत एक नकली अदृश्य रक्षक के नाम से संदेश छोड़ा, जो सीधे सूर्यलेखा के कमरे में मिला। संदेश में लिखा था: तुम्हारे कृत्य उजागर हो चुके हैं, अब अंतिम निर्णय का दिन निकट है। सूर्यलेखा भयभीत हो उठी। उसने सूरज से कहा कि अब समय आ गया है कि वे राजा विक्रम से जबरन घोषणा करवाएं। सूरज सहमत हो गया और अगले ही दिन दरबार बुलवाया गया। लेकिन उस दरबार में शमशेर ने एक और चाल चली। उसने सभी दरबारियों से कहा कि एक विशेष मंथन सभा हो, जिसमें दोनों राजकुमार एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दें। राजनीति, युद्ध, नीति, न्याय, धर्म और जनता की समस्या पर। दरबार सजा और प्रश्न शुरू हुए। सूरज हर प्रश्न का उत्तर तेजी से देता, पर उसमें गहराई की कमी थी। वहीं चंद्र ने उत्तर धीरे दिए, पर हर उत्तर में ऐसी गंभीरता और विवेक था कि धीरे धीरे जनता मंत्रमुग्ध हो गई। अंत में जब अंतिम प्रश्न पूछा गया, यदि आप राजा बने और आपके भाई ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया हो, तो क्या दंड देंगे? सूरज ने कहा, राज्य के लिए वह अपराधी होगा और उसे दंड मिलेगा। चंद्र ने कहा, मैं पहले यह समझने की कोशिश करूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसका हृदय भटक गया है, तो मैं उसे सच्चाई पर लाने का हर संभव प्रयास करूंगा, क्योंकि एक राजा की सबसे बड़ी जीत युद्ध नहीं, पुनरुद्धार होती है। यह उत्तर जैसे पूरे दरबार में गूंज गया। अब तीनों वरिष्ठ अधिकारी उठे और शमशेर की ओर देखकर बोले, अब निर्णय स्पष्ट है। जनता की आंखों ने देख लिया है और हमारी आत्मा ने पहचान लिया है कौन योग्य है। सूर्यलेखा अब पूरी तरह विचलित हो चुकी थी। उसने तुरंत राजा विक्रम को बुलाकर अपने पक्ष में हस्ताक्षर करने को कहा, पर विक्रम की आंखों में अब स्फूर्ति लौट चुकी थी। शमशेर पहले ही आयुर्वेदाचार्य के साथ मिलकर उन्हें असली औषधि दे चुका था। राजा ने सूर्यलेखा को देखा और शांत स्वर में कहा, जिसने मेरे पुत्र को अंधकार में डालना चाहा, वह स्वयं अंधकार में जाएगा। अगले ही क्षण शमशेर ने सेवकों को आदेश दिया और सूर्यलेखा को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। सूरज सिर झुकाए खड़ा रहा और चंद्र उसकी ओर देखे बिना वहां से निकल गया। राज्य अब एक बार फिर स्थिर हो चुका था, पर यह शांति स्थायी नहीं थी। शमशेर जानता था कि सूर्यलेखा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, पर फिलहाल उसने अपने प्रिय राजकुमार चंद्र को बचा लिया था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगी थी जहां अंधा वारिस दुनिया की सबसे दूरदर्शी दृष्टि वाला राजा बनने वाला था। राजमहल में एक बार फिर शांति लौटती दिख रही थी, पर सच्चाई यह थी कि खतरा अभी टला नहीं था। सूर्यलेखा भले ही महल से निष्कासित कर दी गई थी, पर उसका मन अपमान और प्रतिशोध की आग में जल रहा था। दूर पहाड़ियों के पार उसने अपने कुछ गुप्त अनुयायियों और सौदागरों के बीच शरण ली और वहीं से अपने अगले षड्यंत्र की नींव रखनी शुरू कर दी। पर उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि सूरज, जिसे सबने हारा हुआ माना था, अब धीरे धीरे अपनी परछाई से बाहर आकर अकेले ही सिंहासन पर काबिज होने की नई योजना बना रहा था। चंद्र अब भी शांत था। उसने कभी अपने भाई को शत्रु नहीं माना था, पर उसकी आंखें अब व्यथित थीं, शब्दों में नहीं, पर आभास में। वह अपने भीतर टूट रहा था, क्योंकि जिन लोगों से उसे प्रेम था, वही अब उसका विश्वास तोड़ रहे थे।
राजमंत्री शमशेर ने चंद्र को अकेलेपन से निकालने के लिए अपनी एकमात्र बहन शालिनी को राजमहल बुलाया। शालिनी एक निर्भीक, प्रखर और न्यायप्रिय स्त्री थी। वर्षों पहले अपने पति की मृत्यु के बाद उसने कोई दूसरा जीवन नहीं चुना, बल्कि अपने भाई के संग दरबार के फैसलों में सलाह देना शुरू कर दिया। चंद्र को वह बचपन से जानती थी। जब वह छोटा था और अंधा होने पर रोया करता था, तब शालिनी ही थी जिसने उसका हाथ पकड़कर कहा था, जो आंखें सब देखती हैं वो धोखा खा जाती है, लेकिन जो दिल से देखता है वह सत्य तक पहुंचता है। शालिनी के आगमन से राजमहल में फिर से एक भावनात्मक ऊर्जा बहने लगी। वह चंद्र के पास जाकर बैठती, उसके मन की परतें पड़ती और उसकी हिम्मत बनती। पर उसे भी कुछ दिनों में यह आभास होने लगा कि सूर्यलेखा पूरी तरह हार नहीं मानी, और एक दिन यही डर सच्चाई बन गया। शमशेर को खबर मिली कि सूर्यलेखा ने कुछ विदेशी भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर राजमहल पर हमला करने की योजना बनाई है। उन्होंने रात के अंधेरे में हमला करना तय किया था, जब राजा विक्रम विश्राम कर रहे होंगे, चंद्र ध्यान मग्न होगा और सूरज अपने कक्ष में छिपा होगा, योजना से अनजान। शमशेर ने पूरी सुरक्षा बढ़ा दी, पर एक कमजोर कड़ी थी। राजमहल के पिछले हिस्से में एक पुराना सुरंग द्वार, जो अब वर्षों से बंद था और जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। यही सुरंग सूर्यलेखा की योजना का हिस्सा थी। शालिनी को यह आभास हुआ और वह चुपचाप एक सेवक बनकर उस सुरंग के भीतर घुस गई। वहां उसने देखा कि सूर्यलेखा के सैनिक चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। उसने तुरंत निर्णय लिया, राजमहल को बचाने के लिए उसे यह सुरंग बंद करनी ही होगी। पर समय कम था। उसने सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर निकलने के बाद उसके पत्थरों को भीतर से खिसकाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने वह पत्थर और लकड़ियां जोड़नी शुरू की जो अंदर से दबाव बनाकर सुरंग बंद कर सकती थीं। उसे पता था कि जब यह सुरंग पूरी तरह बंद होगी, तब वह भी अंदर फंस जाएगी, पर उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। शालिनी ने आखिरी पत्थर खिसकाया और सुरंग पूरी तरह जाम हो गई। बाहर खड़े भाड़े के सैनिक घबरा गए। वे रास्ता नहीं खोज पाए और सूर्योदय तक शोर मचाने लगे। तभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और राजमहल पर हमला विफल हो गया। पर जब शमशेर को यह झांत हुआ कि शालिनी अंदर फंसी है, वह टूट गया। खुद चंद्र ने उसे रोका, कहा, आपकी बहन ने राज्य के लिए अपने प्राण दिए हैं, हमें अब उनकी इच्छा का सम्मान करना होगा। सूरज, जो उस समय स्वयं सोच रहा था कि क्या अब वह सही राह पर लौट सकता है, जब उसने शालिनी के बलिदान की बात सुनी, तो वह भी भीतर से हिल गया। वह जानता था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है और अब शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं। शालिनी का बलिदान पूरे राज्य में गूंज उठा। मंदिरों में दीप जलाए गए, गलियों में स्त्रियों ने उसके नाम पर आरती उतारी, और हर नागरिक के दिल में यह बात बैठ गई कि जिसने राजमहल की नींव को बचाया, वह एक महिला थी, वह भी चुपचाप, बिना किसी पद, सम्मान या ताज के। चंद्र उस रात अपने कक्ष में बहुत देर तक मौन बैठा रहा। उसने फिर एक बार अपनी आंखें बंद कीं और उसकी आंखों से आंसू नहीं, पर एक नई दृढ़ता बह निकली। उसने कहा, अगर कोई देख नहीं सकता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर है। मेरी आंखें नहीं हैं, पर मेरा लक्ष्य अब स्पष्ट है, न्याय, शांति और विश्वास। शमशेर ने अपनी बहन की राख को उठाया और चंद्र के सामने रखते हुए कहा, इस राख में केवल एक जीवन नहीं गया, इसमें एक युग की चिंगारी है, जिसे अब तू राजा बनकर प्रज्वलित करेगा। और उसी क्षण, जैसे इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, चंद्र अब राजा बनने की ओर नहीं, बल्कि एक युग निर्माता बनने की ओर अग्रसर हो चला था। पर सूर्यलेखा अभी जीवित थी और उसकी हार अपूर्ण। यह बलिदान सिर्फ एक जीत नहीं, एक और युद्ध की दस्तक थी। शालिनी के बलिदान के बाद पूरे राज्य की आत्मा जैसे जाग उठी थी। लोग चंद्र की तपस्या, धैर्य और विवेक को अब समझने लगे थे। वह अंधा था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी दृष्टि थी जो सत्य और झूठ में भेद कर सकती थी। राजमहल के गलियारों में अब एक नई गूंज थी, हमारा राजा देख नहीं सकता, पर उसके निर्णय सबसे साफ हैं। पर इस जनविश्वास के बीच अब भी एक तूफान उठने वाला था, जिसे सूर्यलेखा और सूरज ने अपने अंतिम दांव के रूप में साधा था। सूर्यलेखा ने सूरज को यह यकीन दिला दिया था कि उसका अधिकार छीना गया है,
और अगर वह अब भी चुप रहा तो इतिहास उसे एक कमजोर राजकुमार के रूप में याद रखेगा। सूरज का हृदय उलझा हुआ था। वह चंद्र से ईर्ष्या करता था, पर उसके भीतर का भाई भी कभी-कभी जाग उठता। सूर्यलेखा ने उसे अपने मोहजाल में इस बार पूरी तरह फंसा लिया और कहा, अब या कभी नहीं। चंद्र इस बीच ध्यान की गहराइयों में उतर चुका था। उसने तय किया कि राज्य में एक खुली सभा होगी, जहां हर नागरिक आकर अपनी बात रख सकेगा। वह चाहता था कि राज्य के भविष्य का निर्णय जनता के सामने हो। छल और न्याय की इस अंतिम लड़ाई में सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि विवेक का युद्ध हो। सभा के दिन हजारों लोग महल के प्रांगण में उमड़ पड़े। चंद्र अपने सिंहासन पर नहीं, बल्कि धरती पर बैठा था। सूरज और सूर्यलेखा एक भव्य पालकी में आए। सूरज ने राजवंश का चिन्ह धारण किया हुआ था। वह गरज कर बोला, मैं राजा विक्रम का बड़ा पुत्र हूं। मेरे पास दृष्टि है, शक्ति है और राज्य को चलाने की क्षमता है। चंद्र अंधा है और राज्य को एक अंधे की छाया में रखना दुर्भाग्य है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर चंद्र ने सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, भाई, तुमने एक बार नहीं, कई बार मुझे अंधा कहा। हाँ, मैं देख नहीं सकता, पर क्या तुमने कभी देखा है एक मां की पीड़ा, एक सैनिक की निष्ठा, एक किसान का संघर्ष या एक स्त्री का बलिदान? मेरी आंखें नहीं, पर मेरी आत्मा देखती है, और यही दृष्टि इस राज्य को चलाती रही है। जनता स्तब्ध थी, और फिर एक वृद्धा आगे आई। वह कोई और नहीं, बल्कि सूर्यलेखा की पुरानी दासी थी, जिसे उसने वर्षों पहले चुप करा दिया था। उसने सबके सामने सूर्यलेखा की सच्चाई उजागर कर दी। कैसे उसने झूठे प्रेम, धोखे और हत्या की साजिशों के साथ इस महल को जकड़ा। सूर्यलेखा के चेहरे से रंग उड़ गया। सूरज हिल गया। उसने पूछा, क्या यह सच है? सूर्यलेखा चुप रही। उसकी आंखें अब डर से भरी थीं। सूरज ने पहली बार चंद्र की ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, पश्चाताप था। उसने अपना मुकुट उतारा और चंद्र के चरणों में रख दिया। मुझे क्षमा कर दो भाई। मैं देख सकता था, पर कभी कुछ नहीं देखा। चंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। जो अब देख पाए वही सच्चा है। पर न्याय अधूरा था। सूर्यलेखा को सजा देनी थी। चंद्र ने कोई तलवार नहीं उठाई, न कोई फांसी का हुक्म दिया। उसने सूर्यलेखा को उसी सुरंग में भेजा जिसे शालिनी ने अपने प्राण देकर बंद किया था। वहां उसे एकांतवास में रहना था, अपनी आत्मा से माफी मांगते हुए। समय बीतता गया। सूरज अब चंद्र के साथ खड़ा होकर राजकार्य में भाग लेने लगा। शमशेर अब भी मंत्री था, पर चंद्र ने कहा, अब राज्य किसी एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। चंद्र का राज्य धीरे धीरे एक स्वर्ण युग में परिवर्तित हो गया। जनता ने देखा कि न्याय के लिए आंखें नहीं, मन की रोशनी चाहिए। हर निर्णय, हर आदेश और हर नीति में अब न्याय की गंध थी। एक दिन जब एक बालक ने चंद्र से पूछा, राजा जी, आप कैसे सब कुछ देख लेते हैं? तो चंद्र मुस्कुराया और बोला, जब कोई अपने स्वार्थ से परे जाकर प्रजा के लिए जीता है, तब उसे वो सब दिखता है जो आंखों से नहीं दिखता। और उस दिन राज्य में सबने महसूस किया, न्याय लौट आया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।